हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस के जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज हैं उनका डिस्कशन के बारे में। जनरली क्या है, जेईई एडवांस के पेपर में जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ये बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो आप पहले इन क्वेश्चंस को इस वीडियो को देखते समय खुद से प्रैक्टिस करिएगा। देन आफ्टर दैट अगर आप नहीं कर पाते हैं देन आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि करके हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं 2022 से लेकर 2015 के बीच में। चलिए बच्चों फटाफट करते हैं हम स्टार्ट। जनरली जो है पेपर आसानी आता है, जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं अगर बात की जाए जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की तो वो क्या है, उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बार बार वो क्या है रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको आज भी दिखाई देंगे। देखिए चलो बच्चों करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। हाँ तो भाई देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या, ये जेईई एडवांस 2022 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड टू वायर AB ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है। As shown in figure, the radius of the wire varies linearly along its axis from 0.2 mm at A to 0.21 mm at B, है ना। तो इस केस में क्या बोल रहा है भाई, ए पर जो है, ए पर इसकी जो रेडियस है कितनी, वो 0.2 mm है, जबकि क्या है बी पर इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पर रेडियस कितनी है 1 mm है। A galvanometer connected to the center of wire 50 cm from each end along its axis shows zero deflection when A and B are connected to the battery। अच्छा इस केस में कहानी क्या है भाई कि यहाँ पर ये जो इसकी लेंथ है कितनी, 50 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर का वायर है और जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या है 50 सेंटीमीटर पर नेट डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है। तुमको बताना है इस केस में कि R1 जो है, जो कि यहाँ पर कितना x ओम है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपली अगर बात करें यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन 0 है तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लग रही हैं। क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें लग रही हैं। कि भाई पहली बात तो क्या, अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है मतलब R1 भाई यहाँ पे इसको मान लेते हैं P, है ना, इसको मान लेते हैं क्या R1 R2, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं R4। तो R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4 होगा, एक बैलेंस्ड वीटेशन ब्रिज बनेगा। बस हमें प्रॉब्लम क्या है, हमको यहाँ पे R3 और R4 नहीं पता। अगर हमें R3 और R4 मिल जाए तो कहानी खत्म। तो सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक, कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पे क्या है R3 और R4 निकालना है। R3 R4 निकल जाता, अगर मान लो ये वायर यूनिफॉर्म होता तो फिर तो दोनों सेम होते। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वायर की जो रेडियस है वो लगातार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे सिंपली इतना करना है कि हमको इसकी और इसका निकालना है रेजिस्टेंस, इतना ही काम है। और इसके बाद R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4 कर देना है। बस हम यही करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन में, है ना। चलिए फटाफट इसकी मैथ करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट, देखिए कहानी मैं एक बार बना देता हूँ उसको। यहाँ पर ऐसा ये वायर है ना, ये वायर ऐसा हुआ है, थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया। और यहाँ पे क्या हमारा लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है R1 और यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे यहाँ लगा हुआ है हमारा क्या R2, ठीक है ना। और यहाँ लगा है हमारा क्या गैल्वेनोमीटर और ये है हमारी बैटरी। दो कहानी क्या है भाई, इस केस में इसका जरिए बीच में लगा हुआ है यहाँ पर। अभी अगर यहाँ पे बात की जाए, हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस। तो इसकी रेडियस हमारी कितनी है, हमको इसकी रेडियस दे रखी है R1 हमें दे रखा है 0.2 mm और R2 दे रखा है अपन को यहाँ पे क्या 1 mm दे रखा है। चलिए भाई हम निकालते हैं जरा इस केस में इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस। मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट की जो रेडियस है वो कितनी है R है ना, इस वाले पार्ट की जो रेडियस कितनी R। तो एक काम करते हैं, हमें निकाल लेते हैं भाई। अच्छा लेंथ कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर, तो मैं इसको L बोल दे रहा हूँ, ठीक है, L और L बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक फ्रस्टम है। फ्रस्टम का जो रेजिस्टेंस कैसे निकाला था, मैं उसको पहले ऐसे निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो मैं बगल में पहले यहाँ पर फ्रस्टम का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ ताकि हम बाद में करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, ऐसा है फ्रस्टम। ये एक्चुअली क्या आपको SC वर्मा में क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत ही क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली है कि ये फ्रस्टम है, इसकी ये रेडियस कितनी है A है और ये रेडियस कितनी हमारी B है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है L। तो हमें इसका निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनल। तो तरीका देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x पे जाके dx का छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए हम इन दो टर्मिनल के बीच में निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, x पे जाके dx का छोटा सा हमने लिया है एक एलिमेंट और इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितनी R है। ये छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से पार्ट का जो आएगा रेजिस्टेंस dr कितना बनेगा, रो इसकी रेजिस्टिविटी रो L बाई A होता है, L कितना है dx बाई एरिया कितना बनेगा पाई R स्क्वायर, ये बनेगा। ऐसे सारे छोटे जो पार्ट हैं वो क्या है एक्चुअली सीरीज में है। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस का लिखा जाए तो क्या होगा, सिंपली सब ऐड हो जाएंगे, इनका हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो रेडियस R है और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल है R।
तो हमें आर को हटाना पड़ेगा और या फिर एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, या फिर एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखें। तो तरीका देखिए भाई, इसमें लिखने का तरीका बताऊँ आपको मैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे इसका, इसमें मैं इसको ऐसे ऊपर कर दूँ ना, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स है, इधर एक्स है हमारा, और इधर क्या है वाई है ना। पहले तो मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ क्योंकि हमें इसका रेजिस्टेंस चाहिए होगा ना यहाँ पर, तो इसमें हमें रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये एक्स है हमारा, ये वाई। अगर ध्यान से देखो तो वाई जो है यहाँ पर, वाई जो है हमारा वो आर जो है वाई के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो आर की अगर देखी जाए क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह की। तो जो हमारा आर आएगा वो कितना बनेगा, आर अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, एम एक्स प्लस सी। एम कितना है इसका, b माइनस ए, स्ट्रेट लाइन है ये, तो b माइनस ए बाई एल। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो m कितना है इसका, b माइनस ए, ये बनेगा स्लोप b माइनस ए डिवाइड बाई एल इंटू एक्स प्लस सी कितना है, देखो इसका a। इसलिए जो इसका रेडियस है, यही तो इसकी रेडियस का वेरिएशन है जो कि स्ट्रेट लाइन है। तो ये आर हो गया, हमको यहाँ पे आर रखना है। देखो यहाँ पे अगर आर आप रखोगे तो क्या बड़ी गंदी सी बन जाएगी एक्सप्रेशन। तो मैं सोच के काम करता हूँ, dx को आर के टर्म में लिख लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर dx को आर के टर्म में लिखूँगा तो करते हैं इसको डिफरेंशिएशन, क्या बनेगा, dr इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई एल इंटू dx, है ना। तो यहाँ से वो dx क्या बनेगा, जो यहाँ लिख दूँ, dx क्या बनेगा, dx बनेगा एल इंटू डी आर बाई बी माइनस ए, ये बन जाएगा। अब इसको उठा के क्या करो, यहाँ पे चिपका दो सिंपली। हमें इसका रेजिस्टेंस चाहिए था, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी आर कितना बन जाएगा, रो इंटू एल इंटू डी आर बाई बी माइनस ए इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन, आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, गोज फ्रॉम, देखो अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आर पे आ गया। आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू बी, तो क्या जाएगा, आर गोज फ्रॉम ए टू बी, ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। ये बनेगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई, रो एल बाई पाई बी माइनस ए, ये क्या बनेगा, माइनस वन बाई आर बनेगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस वन बाई आर। लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा, वन बाई ए माइनस वन बाई बी, है ना, वन बाई ए माइनस वन बाई बी। ठीक है भाई, तो आर कितना बन जाएगा, रो एल बाई पाई बी माइनस ए इंटू ऊपर क्या बनेगा, देखो b माइनस ए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर ये छोड़ो, ये लिखा हुआ है पाई b माइनस ए इंटू ऊपर क्या बनेगा, देखो b माइनस ए डिवाइड बाई ए भी आ जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा। तो सिंपल जो हमको मिल गया रेजिस्टेंस, भाई हमें रेजिस्टेंस चाहिए था, वो कितना आ गया, आर इज इक्वल टू आ गया है, यहाँ लिख दो क्या, ये लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू आ गया है रो एल बाई पाई इंटू ए बी। अगर आपको रेजिस्टेंस याद था तो आप डायरेक्टली इसको रिजल्ट को यूज़ भी कर सकते थे, बट बहुत से बच्चों को याद नहीं होता। अगर मैं सीधा यूज़ करता, बच्चे बोलते कहाँ से आया, इसलिए मैंने इस फर्स्ट टर्म का रेजिस्टेंस निकाल लिया, बस काम खत्म। हमको इसका रेजिस्टेंस चाहिए था ना, रो एल बाई पाई ए बी। देखो यहाँ पर, तो अगर बात की जाए, इसकी एक रेडियस ए है, दूसरी रेडियस बी है और लेंथ कितनी एल, तब कितना आता है रेजिस्टेंस, रो एल बाई पाई ए बी आता है। बस हमको यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म का रेजिस्टेंस चाहिए था। अब देखो इसको यहाँ यूज़ करने वाले हैं सिंपली। इस केस में देखिए, इसको थोड़ा इधर करता हूँ मैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये R1 है हमारा कितना, R1 है हमारा x ओम, और R2 कितना था हमारा बेटा, R2 है हमारे यहाँ पर 1 ओम को दे रखा है ना, R2 को दे रखा है यहाँ पे कितना, R2 में दे रखा है, इस केस में 1 ओम दे रखा है। तो बस हमको R3 चाहिए, ये हो गया हमारा R3 और ये हो गया हमारा R4। देखो R3 क्या बनेगा, लिखता हूँ यहाँ पर मैं, R1 बाई R3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, R2 बाई R4, है ना, बैलेंस इक्वेशन भी बनेगा। R1 कितना है x, R3 देखो रो एल, लेंथ कितनी है L 50 सेंटीमीटर, ये L ये भी L 50 सेंटीमीटर है, तो रो एल बाई पाई, A कितना है इसका, A है इसका 0.2 mm और B कितना है इसका, B है इसका R, है ना, पाई ए बी, ए ये रेडियस, B वाली रेडियस इज इक्वल टू R2 कितना है 1 ओम डिवाइड बाई R4 क्या बनेगा, रो एल बाई L कितना है 50 सेंटीमीटर बाई पाई ए कितना है हमारा, ए अगर बात की जाए देखो तो इस वाले पार्ट के लिए ए है हमारा R और B कितना है हमारा R2 1 mm, ए कितना है R और B कितना है हमारा 1 mm, है ना। बस रो एल पाई पाई, R से R गया, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 0.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, ऊपर आ जाएगा 1, तो x यहाँ से कितना आएगा, सिंपली 5 आ जाएगा सीधा,
है ना। एक्स सीधा कितना आएगा इस केस में 5। तो हमने किया कुछ नहीं है, सिंपली इसका क्वेश्चन का आंसर है। हमने किया कुछ नहीं, बस इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया था क्या कि भाई यहाँ पर क्या है, ये बनेगा बैलेंस विद स्टोन ब्रिज। तो हमें क्या करना है, R1/R3 = R2/R4 करना है बस। बट प्रॉब्लम है ये कि ये क्या है, इसका जो रेडियस है बदल रही है, तो हमें फर्स्ट टर्म का निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो हमने सारी गणित जो है, अगर आपको सीधा रिजल्ट याद था तो आप सीधा रिजल्ट ही यूज कर सकते थे, है ना। बट अगर बहुत से बच्चों को याद नहीं होता तो उसको हमने सिंपली पहले प्रूव किया, देन आफ्टर दैट वी पुट द वैल्यू एट दिस लोकेशन, और वहां से हमें क्या सीधी इसकी वैल्यू मिल गई। तो ये था एक सिंपल सा मतलब क्वेश्चन जो आया है हमारा 2022 में। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है ना। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, एस में दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बताइए, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन फिगर, या यह है JEE Advanced 2022 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। द फिगर 1 शोज अ सर्किट हैविंग 8 रेजिस्टेंस 1 ohm ईच, है ना, लेबल फ्रॉम R1 to R8। तो यहाँ पे क्या है, और 2 आइडियल बैटरी है जिसमें हमको दे रखा है EMF दे रखा है कितना, E1 हमें दे रखा है 12 वोल्ट और E2 दे रखा है 6 वोल्ट। ये है हमारा R1, ये है R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। यहाँ बैटरी लगी है। एक बार मैं डायग्राम को बना लेता हूँ बगल में, और फटाफट हमें निकालना है सब में क्या है, यहाँ पर सब में निकाल लिया हमको क्या है, करंट। देखिए यहाँ पर, तो इसी में कर दूंगा, इसी में कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा R1, ये R2, R3, इधर बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है, देखो बना लेता हूँ ना, फिर से बनाने में क्या जाता है, देखो जरा भाई, ये हम पहले फटाफट बना लेते हैं ना। ये हमारा इधर बना हुआ है वायर, ये हमारा क्या है R6, बैटरी, और यहाँ पे लगा हुआ है एक और बैटरी, और ये लगा हुआ है, ठीक है ना। देखो कौन कौन क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 है, ये हमारा क्या है R5, ये R6, ये R7, और ये है हमारा R8। ये है कितनी, 12 वोल्ट की बैटरी। E1 कितना है, 12 वोल्ट रखा है, और ये कितना रखा है अपन को, 6 वोल्ट। अब देखो ध्यान से, हमें बतानी है अलग अलग ब्रांचेस में करंट। ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R2, R3, R5, अलग अलग रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो करेगी, हमें ये बताना है। तो देखिए भाई निकालते हैं यहाँ पे इस केस में करंट। कैसे निकालेंगे करंट, देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे क्या हैं, 1 ओम, ये 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। तो जो जैसा सर्किट ऊपर है वैसा सर्किट नीचे, मतलब अगर हम इसको पूरा पलट के ऊपर चिपका दें तो ये हम जैसा देख सकते हैं भैया, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये दोनों का पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ऐसे ये दोनों भी पैरेलल में है, और ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल में है ना। तो इसको जो इफेक्टिव सर्किट को कैसे बना सकता हूँ, मैं यहाँ बना रहा हूँ नीचे, कैसा बनेगा इफेक्टिव सर्किट, ऐसा बन जाएगा। इसको उठा के क्या है, इसको ऊपर पलट के चिपका सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इसको उठा के यहाँ लगा दो ऐसे, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में क्या बनेगा, 1/2 ओम। यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 1/2 ओम, 1 पैरेलल में। ऐसे ये 1 पैरेलल में बनेगा 1/2 ओम, यहाँ बनेगा 1/2 ओम। ऐसे 1 पैरेलल में कितना बनेगा, 1/2 ओम। और ये तो कितना लगा है, ये लगा है 1 ओम। यहाँ लगी है 12 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे लगा है क्या, यहाँ पे लगा है 1 ओम, और यहाँ लगी है क्या बोलते हैं 6 वोल्ट की बैटरी। तो अब देखो भैया इफेक्टिव एक सिंपल सर्किट बन गया है ना। हमको इस केस में क्या बताना है भैया कि सब में अब करंट बतानी है। जब ध्यान से देखो तो ये पूरा सर्किट देखो, ये दोनों 1 ओम और 2 ओम, आप ये क्या नाम 1/2 और 1 आपस में किसमें है, सीरीज में 3 ओम है, 3/2 सॉरी। ऐसा ये भी क्या है, देखो इसको हम लगा सकते हैं, ये भी सीरीज में है तो 3/2 ओम। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, फटाफट एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे खटाखट सॉल्व होगा। ये नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे सिंपली। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करने का तरीका, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको लिखने का तरीका देखिए। यहाँ पे ये बना है हमारा क्या 1/2 ओम, है ना, ऐसे बना है 1/2 ओम, और इसको मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या है 3/2 ओम, क्योंकि सीरीज में है ना 3/2 ओम, प्लस यहाँ लगी है क्या 12 वोल्ट की बैटरी, है ना, पोलैरिटी देख रहेंगे 12 वोल्ट की पोलैरिटी वोल्ट बैटरी। ये भी सीरीज में है, तो यहाँ कितना बनेगा, देखो यहाँ पर आएगा 3/2 ओम, और यहाँ देखो 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, बट पोलैरिटी तो कैसी है, ऐसी पोलैरिटी चेक कर लेना, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल, ये एक सिंपल सर्किट है, आपने ऐसे बहुत से सर्किट सॉल्व किए होंगे, इसमें एक ब्रांच में क्या है बैटरी नहीं लगी है, तो मैं निकालनी है भैया सब में करंट। तरीका देखो, इसको मान लो क्या 0, ये 0, ये 0, ये बनेगा कितना हमारा, ये बनेगा कितना -12 वोल्ट, ठीक है। इसका पता नहीं, इसको मान लो x। अच्छा, ऐसे ये कितना बनेगा हमारा 6 वोल्ट। अब जो करंट ड्रॉन होगी भाई, इसमें करंट आ रही है I1, इसमें I2, इसमें I3, है ना,
I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा, x मिल जाएगा तो मैं इस ब्रांच में करंट मिल जाएगी, इसमें करंट मिल जाएगी और इसमें करंट मिल जाएगी। ये तो कर रहा है अपन को। एक बार मैथ कर देते हैं। मैथ देखो भाई, मैथ भी देख लेते हैं। तो मैथ यहाँ पे करते हैं तो दो थोड़ा ऊपर कर दूँ उसको मैं, चलो थोड़ा ऊपर इधर कर देता हूँ ना, थोड़ा बीच में खसका के कर देता हूँ। देखिए भाई जरा मैथ करते हैं यहाँ पर ना, अलग कलर से कर देते हैं। कितना बनेगा x माइनस 12 डिवाइड बाई 3/2 ओम प्लस x माइनस 0 डिवाइड बाई 1/2 ओम प्लस x माइनस 6 डिवाइड बाई कितना बनेगा 3/2 ओम इक्वल टू 0। सही है। नेट करंट ड्रॉन फॉर्म में पॉइंट इज 0 बाई टू उड़ गया। 3 में पूरे से कर दो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा x माइनस 12 प्लस 3x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया ये 5x, यहाँ प्लस 12 हो जाएगा ना, x माइनस 12 हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कितना बन गया हमारा -1.2, 6/5 आएगा ना। तो हमको इस वाले पॉइंट का मिल गया वोल्टेज कितना है यहाँ पे -1.2 वोल्ट है। बस हमें करंट निकालनी है। तो इस वाली ब्रांच में देखो कितनी करंट आएगी। अगर इस वाली ब्रांच में मैं करंट लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ ना, तो इस वाली ब्रांच में कितनी करंट आएगी देखो -1.2, ये करंट लिखी ना, कितनी बनेगी ये करंट निकालते हैं। क्या बनेगा -1.2 प्लस 12 डिवाइड बाई 3/2, ये तो करंट आएगी ना। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 10.8। तो 10.8 डिवाइड बाई 3/2, 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 3.6, तो बनेगा 7.2। तो ये आ गया हमारा 7.2। तो इस वाली ब्रांच में अगर देखा जाए तो इस वाली ब्रांच में अलग कलर सीखता हूँ, इस वाली ब्रांच में आ रही है 7.2 एम्पियर, है ना। ये हायर पे लोअर पे तो आ रही है 7.2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहाँ तो कितनी करंट आएगी, ये लिखा है -1.2 डिवाइड बाई 1.2 डिवाइड बाई 1/2 लिखा हुआ है। कितनी आएगी भाई, ये करंट लिखी जाए तो कितना बनेगा, तो 1.2 डिवाइड बाई 1/2, 2 पर जाकर करने के 2.4। इसमें कितनी करंट आएगी 2.4। देखो क्योंकि माइनस वोल्टेज पे है, मतलब ये लोअर पे ये हायर पे, तो इसमें करंट इधर फ्लो करिएगा 2.4 एम्पियर, इधर आ रही है 2.4 एम्पियर, है ना। यहाँ से 7.2 आ रही है, इधर 2.4 आ रही है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट चाहे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ ये कितने आएगा, हमारा आएगा 4.8 एम्पियर आएगा, है ना। कैसे पता चला भाई, कुछ नहीं किया अपन ने, यहाँ पे क्या है करंट क्या बोलते हैं जंक्शन लॉ लगा दिया है। यहाँ 7.2 जा रही है, यहाँ 2.4, तो यहाँ 4.8 आएगा। आप चाहे सॉल्व कर लो, 4.8 आ जाएगा। अब इधर देखो, हमको क्या करना है, अलग अलग सब में करंट निकालनी थी ना, तो हम वापस चल रहे हैं, तो सब में करंट निकालें। देखो इस वाले भाई साहब में कितनी करंट आ रही है, 7.2 एम्पियर आ रही है। इसी को वहीं लिख दे रहे हैं, जैसे जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा है। यहाँ कितनी करंट आ रही है, 2.4 एम्पियर आ रही है। यहाँ कितनी करंट आ रही है, 4.8। ध्यान सुनना भाई, स्टेप बाय स्टेप चलते आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा चलते हैं, यहाँ पे करंट निकालते हैं। ध्यान सुनना जरा, क्या बोल रहा है, ये जो 1/2 ओम आया, कहाँ से आया, ये दोनों आपस में किस में थे, पैरेलल में। 1/2 ओम आया तो दोनों आपस में पैरेलल में थे। तो एक्चुअली जो 7.2 है वो इन दोनों का इफेक्टिव है, मतलब 3.6 इसमें और 3.6 इसमें जा रही होगी ना, 3.6 इसमें 3.6 इसमें। तो इसमें कितनी करंट आएगी, 3.6 एम्पियर। ऐसे यहाँ से कितनी आ रही होगी, 3.6। दोनों को अपन ने सर्किट को पैरेलल में लगाया था ना, दोनों में करंट कितनी आएगी, दोनों को आपस उल्टा करो, 3.6 आएगी, तभी तो यहाँ पे 7.2 आएगी। अच्छा, ऐसे देखो यहाँ पे 2.4 जा रही थी, तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल में थे, तो 2.4 दोनों में आधा जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1.2, और यहाँ पे कितना आएगा, नीचे आएगा 1.2 एम्पियर आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितनी आ रही थी 4.8, तो इधर देखो 4, यहाँ पे दोनों का आपस में लगे थे पैरेलल में, तो यहाँ जाएगी 2.4, यहाँ जाएगी 2.4, तो यहाँ कितनी करंट जाएगी 2.4 एम्पियर, यहाँ कितनी जाएगी 2.4 एम्पियर। अब देखो भाई कहानी फटाफट तेजी में, बस 3.6 यहाँ से आ रही है, 3.6 यहाँ से आ रही है, यहाँ कितनी करंट जाएगी, यहाँ जाएगी 7.2 एम्पियर, यहाँ जाएगी 7.2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2.4 गई, इधर 2.4 की, तो इधर कितनी आएगी, इधर आ रही होगी 4.8 एम्पियर। बस सारी ब्रांच में करंट मिल गया अपन को, है ना। R1 में कितनी करंट है, 7.2 एम्पियर, R2 में पता है, R3 में पता है, R4 में पता है, R5 में पता है, R6 में पता है, R7 में पता है, R8 पता है, सब में करंट पता है अपन को, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, सर्किट पहले बंद किया, फिर उसके बाद सॉल्व कर लिया, फिर वापस सर्किट को खोते चले गए। अब देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है इस केस में वो क्या बोल रहा है, करंट थ्रू द R1, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू R1। R1 क्या, ये लिखा हुआ है 7.2 एम्पियर, मतलब हमारा क्या ये सही है, 7.2 एम्पियर सही बात है। करंट थ्रू R2 इज 1.2 एम्पियर, R2 थ्रू 1.2 एम्पियर करंट जा रही है, ये भी सही है। करंट थ्रू R3 इज 4.8 एम्पियर, सही बात है भाई, ये भी सही है। करंट थ्रू R5 इज 2.4 एम्पियर, ये भी करेक्ट है। तो इस केस में कहानी क्या है, हमारे चारों ऑप्शन क्या है, सिंपली करेक्ट है। एक ये
करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन क्या क्लास में कराए जाते हैं, अपने क्लास में किए होंगे, और ये सिंपल क्या है, एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इजीली किया जा सकता है। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से प्रैक्टिस करें सॉल्व करने से पहले, देन यू कैन सॉल्व इट। चलिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अपने क्लास में बहुत किए होंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चाहें तो पहले वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद करिए, एक बार ट्राई करिए, देन वी कैन सॉल्व इट, है ना। चलिए फिर जब आप इसको चलिए अब आप मुझे पॉज करके आपने खुद ट्राई किया होगा, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोल रहा है देखिए जरा, देखते हैं। इन द बैलेंस कंडीशन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज आर शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, क्या बोला है यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में R1/R2 को R3/R4 में दे रखा है, बैलेंस कंडीशन में ये कहानी है। अब नाउ रेजिस्टेंस R3 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है 0.004 डिग्री सेल्सियस की पावर -1 ना, क्या दे रखा है अल्फा में दे रखा है 0.0004 डिग्री सेल्सियस की पावर -1। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द R3 इंक्रीज बाय 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा डेल्टा टी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में बताना है द वोल्टेज बिटवीन S एंड T का। क्वेश्चन क्या देखो, अभी इस अवस्था में ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, यहाँ पर R1/R2 = R3/R4 है। ठीक है, R1/R2 = R3/R4 आएगा, तो चेक कर लो भाई, 60/100 = 300/500 सेम ही आएगा। अभी ये बैलेंस्ड है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इस वाले भाई साहब का जो 300 ओम लगा हुआ है यहाँ पर, इसका बढ़ा देते हैं रेजिस्टेंस, है ना, इसका बढ़ा देते हैं टेम्परेचर, सॉरी, तो इसका रेशन बढ़ जाएगा। अब इसका रेशन बढ़ जाएगा तो हमसे बोलना है भाई इस केस में क्या होगा जब रेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वोल्ट मीटर है पहले ये 0 पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा था क्योंकि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था, बट अब ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं रहेगा, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो मैं वही निकालना है यहाँ पर। तो तरीका देखिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ सिंपली। यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा खसका के उसको थोड़ा खसका देना है, या थोड़ा ऊपर ही करते हैं, तो इधर देखो हल्का सा ऊपर बनाते हैं। एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ, ये हमारा कितना है R1, डायग्राम हमेशा पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा बनाएं। ये 60 ओम है, ये कितना है हमारा R3 कितना है, अभी तो फिलहाल 300 ओम है ना, सॉरी 300 ओम है, और यहाँ लगी है बैटरी, ये लगी हमारी क्या बैटरी लगी हुई है, और ये लगा हमारा क्या यहाँ पर 100 ओम, और ये लगा रहा है हमारा क्या यहाँ पे 500 ओम, ये है 100 ओम, ये है 500 ओम, और यहाँ लगा है वोल्ट मीटर। ठीक है, ऐसे। अब जब क्या होगा, बैटरी कितनी की है 50 वोल्ट की, अब जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस बात इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो अभी तो पहले 0 वोल्ट दिखा रहा था, अब कितना आएगा चेक करते हैं भाई, इसका कितना आएगा रेजिस्टेंस पहले चेक करते हैं। R = कितना बनेगा R0 1 + अल्फा डेल्टा टी आता है भाई, है ना, तो R0 कितना है हमारा 300 ओम, 1 + अल्फा कितना है 0.004 × 100, कितना बनेगा ये गया यहाँ पे 2 जीरो उड़ जाएंगे, 1 पॉइंट यहाँ ना, तो इस केस में क्या है 1 पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो R कितना बनेगा हमारा 300 प्लस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, R कितना आएगा 312 ओम, ये हमारा R की वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो है R की वैल्यू कितनी होगी, 300 ओम ना होके 312 ओम हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में क्या होगा भाई, अब इन दोनों के ब्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो 0 नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा है, वही पूछ रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो एकदम सिंपल सी बात है। तो एक काम करो, क्या दिक्कत है भाई, इस वाले पॉइंट का निकाल लो पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, खत्म कहानी, इतनी सी बात है। देखो तो यहाँ पे देखो, एक करंट तो ऐसे फ्लो करेगी, एक सर्किट ये वाला है, एक सर्किट ये वाला है, तो इसमें करंट निकाल लो और इसके अगर ड्रॉप निकाल लो। तो तरीका देखो भाई, पहले इस वाले में बात करते हैं। इस वाले केस में अगर बात की जाए तो इसमें कितनी करंट आएगी, I1 बोलूँ मैं, I1 कितना बनेगा, देखो 50 डिवाइड बाई कितना आएगा 600 है ना, सीरीज में ना ये 600, ये करंट आएगी, कितना बनेगा ये 1/12, तो I1 आ गया 1/12 एम्पियर, ये I1 आ गया। अच्छा ध्यान सुनना, ये तो हमारा 0 वोल्ट पर है, 0 वोल्ट पे, तो ये वाला पॉइंट निकाल लो। देखो इसके क्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, IR आएगा ना, IR, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, अगर उसको मैं बोलूँ V1, तो V1 कितना आएगा, V1 आएगा हमारा कितना 500 डिवाइड बाई I × R, I कितना है 1/12, तो I 1/12 × R कितना है 500, तो ये आ गया हमारा क्या, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज, I कितना है 1/12, R कितना है 500, ये इस वाले पॉइंट का वोल्टेज है। ऐसे अगर इस वाले पॉइंट का वोल्टेज चाहिए, तो देखो इस केस में अगर बात की जाए, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज चाहिए अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये इस वाले ब्रांच में करंट फ्लो करेगी भाई, इस वाले ब्रांच में ऐसे करंट फ्लो करेगी I2, है ना, ऐसे फ्लो
करंट फ्लो करेगी। तो I2 कितना बनेगा, देखो यहाँ लेता हूँ मैं, I2 कितना बनेगा, I2 हमारा कितना जाएगा 50 डिवाइड बाय 372 है ना, सीरीज में ना 372 जाएगा, जाएगा इस केस में। तो भाई अब हमें V2 चाहिए, तो V2 कितना बनेगा भाई I इंटू आर, क्योंकि इसके क्रॉस करंट ड्रॉप आएगा I इंटू आर। तो ये 0 पे है, तो ये ऑब्वियस सी बात है हायर पोटेंशियल पे होगा। V2 कितना आएगा, I कितना हमारा ये लिखा हुआ है इंटू आर, तो बनेगा 50 इंटू भाई 372 I इंटू आर 312, ये आ गया है V2। हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो V2 माइनस V1 कर दो सिंपल भाषा में। तो V2 माइनस V1 क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखा जाए यहाँ पर कितना आएगा, देखो V2, अब तो मुझे मैथ करनी है सिंपल है, कितना बन जाएगा देखो यहाँ पर डेल्टा V कितना आएगा इस केस में, V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 है ना, V2 माइनस V1 कितना बन जाएगा ये 50 इंटू 372 इंटू 312 माइनस 500 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा ये 12। अब देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, मुझे लगता है कि 72 में जब कितने से 336 तो 12, हाँ देखो 12 में अगर जब 31 से मल्टीप्लाई करते तब आता है 372। तो एक काम करो 31 से ऊपर मल्टीप्लाई और 31 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये बन गया 372, ये बन गया 372। तो अब 372 नीचे लिखा, अब मैथ कर रहे हैं यार, तो ना 372 नीचे लिखा। तरीका देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या किया 50 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 312, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 310, यहाँ से 50 बाहर निकाला 312 बचा, यहाँ 50 310 बचा, कितना बन गया 50 इंटू 2 डिवाइड बाई 372 है ना, इतना वोल्ट ड्रॉप आएगा। तो हमने आगे 100 बाई 372 ये ड्रॉप आ गया, हमारा आंसर क्या बनेगा 100 बाई 372 वोल्ट। अब इसको मैथ क्या है कर लो, ये कितना आता है ये पॉइंट में, सिंपल ये हमारा आंसर बन जाएगा सिंपली 100 बाई 372 वोल्ट। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं किया बस यहाँ पर इस केस में इसका पोटेंशियल लिख दिया यहाँ पर, सॉरी इसका लिख दिया यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसके बाद इसमें करंट निकाल ली और इस वाले पॉइंट का वोल्टेज निकाल लिया, फिर इस वाले ब्रांच में करंट निकाल ली, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज निकाल लिया, सिंपल बिल्कुल ऐसे निकाल लिया। तो एडवांस क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है। आपके जो शीट होती होंगी उनके एक्सरसाइज 1 में इससे अच्छे क्वेश्चन होते होंगे। बच्चे बोलते हैं एडवांस क्वेश्चन टफ आते हैं, कहीं टफ है ये, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है 2020 का एडवांस पेपर 1 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत ही मजा आएगा है ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन मन प्रैक्टिस में क्लास में कराए भी जाते हैं है ना। क्या बोला है देखिए, देखते हैं आप क्वेश्चन क्या बोला है। शोन इन द फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप हैज थिकनेस T एंड रेजिस्टिविटी ρ, इट्स इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2। ये क्या है, ये एक सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप है ना। मैं एक बार करता हूँ उसको बना देता हूँ। ये एक ऐसा है, ये एक सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप ऐसे है ना, ऐसे बनी हुई है। इसकी इनर रेडियस कितनी है भैया R1 है और आउटर रेडियस कितनी है R2 है ना। यहाँ लगी है बैटरी प्लांट वोल्टेज ऐसे, ठीक है, करंट आई फ्लो कर रही है। ओके, V नॉट वोल्टेज सप्लाई हमने लगाया है इन दोनों एंड्स के बीच में। तो इस केस में कहानी क्या है, करंट I ऐसे फ्लो कर रही है सर्किट में। ओके, तो बताना इन एडिशन टू इट इज ऑब्जर्व दैट ए ट्रांसफर वोल्टेज इज डेवलप बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सरफेस ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। देखो पहले ही बोल दिया, ये एक अच्छी बात उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है। क्या बोल रहा है कि जब करंट फ्लो करेगी तो इस केस में क्या होगा, करंट फ्लो करने की वजह से क्या हो रहा है, जब करंट मूव कर रहा है, जब करंट से फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कहानी क्या है, यहाँ पर इन दोनों एंड्स के बीच में डेल्टा V का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। और पहले ही बोला इन्होंने साफ साफ कि जो करंट जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, प्योरली काइनेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। और बोल भी रखा है इग्नोर एनी रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। देन बताना है अपन को इस केस में क्या बताना है, देखते हैं कहानी फटाफट तेजी में। क्या बताना है, पहला कि भाई जो करंट की वैल्यू है, जो कि करंट फ्लो करेगी, करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट बताना है। फिर बताना है इन दोनों सरफेस में से कौन सा सरफेस इनर या आउटर कौन हायर पोटेंशियल पे होगा। और इसके बाद बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वो करंट के किस तरह से प्रोपोर्शनल होगा। करते हैं देखो अभी कहानी। अगर हमें यहाँ पे निकालनी है करंट, तो ऑब्वियस बात है हमें करंट क्या होगी V/R। तो सिंपल भाषा में निकालना पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस। सिंपल भाषा में क्या निकालना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस। अब देखो हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है, इसको अब इधर करते हैं सॉल्व ना, उसको छोड़ो इधर। रेजिस्टेंस कितना होता है, R इक्वल टू होता है ρL/A, ये होता है रेजिस्टेंस। तो रो तो ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी है। L जो है अगर बात करें, देखो यहाँ पर इसको अगर सामने से देखोगे ना, सामने से तो ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे। इसकी थिकनेस कितनी है T, हमें दे रखा है थिकनेस कितनी है इसकी T, ऐसे। यहाँ पर जो है ऐसा, ये इसका क्या है फ्रंट सेक्शन है, मैंने बना दिया समझाने के लिए ना, ऐसा
जो घोड़े की नाल होती है ना, घोड़े की नाल उसी तरह का ये, ऐसा सामने से आएगी नाल, ऐसे ऐसे दिखाई देगी ना, ऐसे, है ना। तो ऐसे करंट फ्लो करिए, तो मैंने बयान दिया भाई समझाने के लिए, ना। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो एरिया की बात करें तो एरिया से कितना है, ये इसका एरिया कितना आएगा, ये रेडियस हमारी कितनी है, ये रेडियस हमारी R1 है, ये रेडियस हमारी कितनी है, R1 है, और ये रेडियस कितनी है हमारी, R2 है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका एरिया होगा। एरिया तो ठीक है, लेंथ जो है ना, अलग अलग पार्ट की लेंथ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लेंथ की। तो लेंथ जो है सबकी अलग अलग है, जो छोटे छोटे पार्ट बनेंगे सबकी लेंथ अलग अलग होगी। तो हमें करना क्या पड़ेगा, बात आती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्ट की लेंथ बदलती जा रही है, तो हमें यहाँ पर लेंथ को फिक्स करना पड़ेगा। तो अब इस अवस्था में हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, x पे जाके यहाँ पर dx का एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लिया है ना, x पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लिया है, जो कि ऐसे गया है यहाँ पर, ना। Such that dx टेंडिंग टुवर्ड 0, है ना, ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, x, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, पाई इंटू एक्स। इस छोटे से पार्ट का जो रेजिस्टेंस लिखा जाए, इस छोटे से पार्ट का अगर लिखें रेजिस्टेंस dr कितना बनेगा, रो इंटू लेंथ कितनी है, पाई इंटू एक्स, रो l बाई ए कितना बनेगा, एरिया इसका देखो, ये लेंथ हमारी कितनी है dx, और थिकनेस कितनी, dx लेंथ होगी, हाइट कितनी है t, तो क्या बनेगा dx इंटू टी, ये बन जाएगा इसका एरिया। ये इस छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस है। ऐसे इसके बगल में जो वायर आएगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में कि पैरेलल में, क्यों, क्योंकि इन दोनों एंड के क्रॉस क्या ऐसा पोटेंशियल है भाई, सेम पोटेंशियल ना, V0 का पोटेंशियल लगा हुआ है। तो इन दोनों, एक जो वायर होगा ये गया, इसके बगल में एक दूसरा वायर होगा, ऐसे इसके इधर वायर होंगे। तो जितने भी छोटे छोटे पार्ट बनेंगे, छोटे बनेंगे रजिस्टर, वो सब कैसे हैं, पैरेलल में। बात समझ में आती है। तो अगर हमें लिखना है नेट रेजिस्टेंस, तो क्या बनेगा, 1/R इक्विवेलेंट कितना बनेगा इस केस में, आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/dr का सबको पकड़ के जोड़ते हो, 1/dr1 प्लस 1/dr2 प्लस 1/dr3, सबको पकड़ के जोड़ोगे तो समेशन का मतलब क्या बन जाएगा, सिंपल भाषा में इंटीग्रेशन। क्या बनेगा, देखो ये कितना बन गया, उल्टा कर दो, ये बनेगा dx इंटू टी या टी इंटू डी एक्स डिवाइड बाई रो पाई या पाई रो इंटू एक्स, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। x गोइंग फ्रॉम R1 टू R2, तो क्या बनेगा, R1 टू R2, ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट है, ये तो आएगा ना, इधर ही कर देते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा इस केस में, कितना बन जाएगा, ये t बाई रो पाई इंटू 1/x का बनेगा ln x, लिमिट लगाओ क्या बनेगा, R2/R1, ये बन जाएगा। हमको चाहिए इस केस में क्या, करंट क्या होगी भाई, करंट होगी I इक्वल टू V0/R होगी, V0 इंटू 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R से कर दो मल्टीप्लाई, कितनी बनेगी, V0 इंटू टी डिवाइड बाई रो पाई इंटू ln R2/R, सिंपल। तो करंट क्या जाएगा इस केस में, देखो तो हमारा पहला वाला पार्ट तो हो गया, करंट की वैल्यू कितनी चाहिए थी, तो करंट वाला पार्ट तो हमारे को तो कितना आ गया, यहाँ पे करंट देखा जाए कितना बन गया, V0 टी इंटू बाई रो पाई इंटू ln R2/R1। तुम्हारा ये क्या है, ये तो क्या है हमारा करेक्ट है। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन इनर सरफेस, है ना, कौन हायर पे होगा कौन लोअर पे होगा। तो इधर देखो भाई कहानी जरा यही बात कर लेते हैं। इस केस में कौन सा कलर लिया जाए, ये कलर लेते हैं। जब करंट इधर फ्लो कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर मूव कर रहे होंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है किधर मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर। कितनी स्पीड से मूव कर रहे होंगे भैया, वीडी की स्पीड से ना। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे, यहाँ पर वीडी की स्पीड से मूव कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस केस में, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए क्या चाहिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात ये आती है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसे कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, है बात समझ में आती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो उसको सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात है कैसे, समझना चाहते हो, तरीका देखो, तरीका सोचने तरीका कैसे सोचेंगे, कैसे ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन से हट के समझाते हैं 2 मिनट। इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में आ जाओ। इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में बात करें तो ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, ये मूव कर रहा है कहाँ पर, सर्कुलर पाथ पर। तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए इसे क्या चाहिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके फ्रेम में, इसके फ्रेम में आ जाओ तो इस पर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, कितना, mv² भाई यार, सेंट्रीपिटल नहीं सेंट्रीफ्यूगल। खुद इसके फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा। तो ये वाला जो सिरा है वो कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जमा होते जाएंगे।
ये सिरा होता जाएगा नेगेटिवली चार्ज, तो ये सिरा कैसा होता जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा, बाहर भागेगा, तो ये वाला सिरा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ये सिरा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अगर बात की जाए यहाँ पर, देखो इस पर कितना सेंट्रीफ्यूगल है, एम इंटू वी डी स्क्वायर बाई, अगर मान लीजिए रेडियस एक्स है तो रेडियस एक्स हो गई, एम वी डी स्क्वायर बाई एक्स है ना, एक्स पे मूव कर रहे हैं, तो ये एम वी डी स्क्वायर बाई एक्स की वजह से बाहर भागेगा, तो इस वजह से ये सिरा हो गया नेगेटिव चार्ज, ये सिरा पॉजिटिव चार्ज। तो एक देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, रेडियली बाहर की तरफ आने लगेगी, अंदर से बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे बाहर की तरफ कर रही है एक्सिस, ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्सिस कर रही है, ऐसे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस केस में किधर है, ऊपर की तरफ, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा, ई अंदर की तरफ लगेगा फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या है, कम है, और ये तो वीडी से मूव ही कर रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, इफेक्टिवली ये सिरा और नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, ये और नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये सिरा और पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, उस समय अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे होंगे। उसके इसमें ई किसके बराबर है, वी डी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर बाई आर होगा ना, एम वी स्क्वायर बाई एक्स के बराबर है। इस अवस्था में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई का फोर्स जो है उसके बराबर है, तो इस अवस्था में कहानी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आराम से क्या सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं। तो अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान सुनना, हाई अंदर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रही है, अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे कर रही है, ऐसे है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर रही है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है पोटेंशियल, मतलब ये वाला सिरा हायर पोटेंशियल पे, ये वाला सिरा कितने पर, लोअर पोटेंशियल पे। मतलब जो इनर वाला पार्ट है वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और लोअर वाला पार्ट जो होगा, मतलब बाहर वाला पार्ट क्या होगा, वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि इनर वाला पार्ट हायर पोटेंशियल पे, हमसे क्या बोल रहा है, आउटर सर्फेस इज एट हायर पोटेंशियल देन इनर सर्फेस। गलत बात है, इनर सर्फेस हायर पे है ना। फिर क्या बोल रहा था, आउटर सर्फेस इज एट लोअर वोल्टेज देन द इनर सर्फेस, मतलब सी क्या हमारा करेक्ट है, सी हमारा क्या है इस केस में करेक्ट है कि जो आउटर सरफेस है लोअर पोटेंशियल पे, इनर सरफेस क्या हमारा हायर पोटेंशियल पे है। अच्छा, अब पूछ रहा है यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है ना, उसकी वैल्यू बता दो भैया, तो भी देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हमें निकालना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो देखा यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ करता हूँ, ठीक है। हम जानते हैं देखो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, एक्स का फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे किसी जनरल एक्स पे बात करें, जो कि मैंने यहाँ ले रखा है, जनरल एक्स पे कोई इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, जनरल एक्स पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसको सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए क्या चाहिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरा सोचना क्या है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लूंगा, इसके बाद इसको इंटीग्रेट मार दूंगा, क्या, क्योंकि डीवी इक्वल टू कितना होता है, डीवी इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू डी एक्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लूंगा, फिर इंटू डी एक्स कर दूंगा, ठीक है ना, ये सोचना है। तो देखो इस केस में तो एम इंटू वी डी स्क्वायर बाई आर बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है, ई इंटू ई के बराबर होगा, ठीक है भैया। तो यहाँ से क्या, ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई है, इसको नीचे कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एम इंटू वी डी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बन जाएगा इस केस में, एम इंटू वी डी स्क्वायर बाई ई इंटू कितना आएगा, ई, ये तो इंटू एक्स है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल अगर लिखा जाए डीवी, तो डीवी कितना बनेगा, ई इंटू डी एक्स बनेगा, डीवी कितना बनेगा हमारा, ई इंटू डी एक्स। तो डीवी को कर दें इंटीग्रेट, कितना बन जाएगा देखो यहाँ पर, एम इंटू वी डी का स्क्वायर डिवाइड बाई ई इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है भैया, ये आ जाएगा डेल्टा वी, ये आ जाएगा। एम कॉन्स्टेंट, ई कॉन्स्टेंट, बट एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, एक्स वेरिएबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी डी की बात करें तो ये चाहे तो हम ये सीधा देख सकते हैं, वी डी किसका प्रोपोर्शनल होगा भाई, वी डी आई इक्वल टू एनी है वी डी से, वी डी किसका प्रोपोर्शनल है, आई के, और आई किसका प्रोपोर्शनल है, डेल्टा आई वी नॉट के। तो डेल्टा वी डी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वी डी क्या होगा, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि डेल्टा वी क्या है, वी नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सीधा यहाँ से भी। और चाहे तो उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं ना, देखो इधर तो साफ साफ यहाँ से क्या दिख रहा है अपन को इस केस में, चाहे तो यही से लिख दूँ कि भैया आई इक्वल टू कितना होता है, एन ई ए वी डी, है ना। तो इस केस में जो वी डी है वो क्या होगा, यहाँ पर वी डी इज प्रोपोर्शनल टू कितना है हमारा इस केस में आई, और आई लिखा हुआ है, आई किसके प्रोपोर्शनल है हमारा, आई प्रोपोर्शनल है किसके, वी नॉट के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा इस केस में, वी नॉट के स्क्वायर के, है ना, सिंपल डायरेक्टली लिख सकते हैं। अदरवाइज एक तरीका और है, क्या तरीका है भाई, कि जनरल
छोटे से पार्ट के लिए ये देखा ना, आज इक्वल टू यानी वीडी, इस छोटे से पार्ट के लिए यहाँ पे वीडी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालो, वो भी आ जाएगा। वीडी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालोगे तो वो क्या है 1/x का फंक्शन आएगा, यहाँ रखोगे उससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो जब क्या मैं बोल रहा हूँ, जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे ना वीडी निकालोगे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। कैसे निकालोगे, निकाल दूँ क्या उसको भी निकाल देता हूँ, 2 मिनट देखो ना, ये तो हो गया। डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर, मतलब हमारा इस केस में क्या है, वी नॉट क्या है हमारा, आई के प्रोपोर्शनल है। डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई नॉट, वी नॉट भी है और अच्छा आई पूछ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आई तो वैसे भी आ रहा है, ये लो और खत्म हो गया। तो डेल्टा वी कितना आ गया इस केस में, सीधा आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि वी डी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा क्या है, डेल्टा वी क्या आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तुम्हारा क्या है डी भी आंसर है। अच्छा अब देखो इसको चाहे तो यहाँ पे जनरल, आप जनरल मैथमेटिक्स भी कर सकते हो, वो भी कर देता हूँ, 2 मिनट देख लो भैया, जनरल मैथमेटिक्स देख लो। हाँ जनरल छोटे से पार्ट के लिए, छोटे से पार्ट के लिए आई क्या होगा, अगर आई लिखूँ मैं तो इधर देखो रहा, अगर मैं आई लिखूँ यहाँ पर इस छोटे से पार्ट के लिए, अगर आई लिखा जाए करंट आई, यहाँ कर दूँ, यही कर देते हैं, आई क्या होगा वी नॉट बाई आर, ये तो होता है ना छोटे से पार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे जो मैं छोटा सा जो डिफरेंशियल पार्ट लेता ना, ये इस डिफरेंशियल पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस डिफरेंशियल पार्ट की बात कर, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मैं एक बार बता रहा हूँ हल्का सा इसकी एनालॉजी, इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना, बता रहा हूँ बस। वी नॉट बाई इस छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस, वी नॉट बाई डी आर, ये लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू क्या बनेगा एन ई ए वी डी, है ना। अच्छा ए हमें कौन सा लेना पड़ेगा, इस छोटे से पार्ट का, इस छोटे से पार्ट का हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे क्या, एरिया। तो वी नॉट देखो क्या बनेगा, वी नॉट है, डी आर, अगर डी आर लिखा है तो वी नॉट कितना बनेगा, वी नॉट बाई डी आर क्या बनेगा, रो इंटू लेंथ कितनी बनेगी इसकी, पाई एक्स बाई रो एल बाई डी एक्स इंटू टी, ये तो है डी आर, ये तो लिखा था, कहाँ लिखा है, पाई एक्स बाई डी एक्स इंटू टी लिखा है, डी आर इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू एरिया क्या बनेगा, इस छोटे पार्ट का एरिया कितना है, डी एक्स इंटू टी इंटू क्या बनेगा, डी एक्स इंटू टी इंटू वी डी, ये जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा डी एक्स इंटू टी, तो ये इससे जाके उड़ जाएगा, ठीक है भैया। तो साफ साफ यहाँ से कोई, यहाँ से जो वी डी आ जाएगा, वी डी कितना बन जाएगा, वी डी जो आ जाएगा कितना बन जाएगा, वी नॉट बाई रो पाई एक्स बाई एन ई, है ना। आसान भाषा में ना पूरा नंबर कांस्टेंट है, वी डी 1/x के प्रोपोर्शनल है, ये मैं आपको बोला था यहाँ पर, जो वी डी आएगा वो क्या 1/x के प्रोपोर्शनल आएगा। तो अब इसका प्रूफ भी दिखा रहे हैं, तो प्रूफ भी देख लो हाँ फटाफट तेजी में। तो डेल्टा वी अगर मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ पूरा प्रॉपर मैथमेटिक्स, एम इंटू क्या बन गया, वी नॉट एम बाई ई इंटू एक्स, वी नॉट बाई रो पाई एन ई इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये तो बनेगा डेल्टा वी हमारा। सारा कचरा जो है एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, R1 से R2, सब कुछ कांस्टेंट से बाहर निकालो, वी नॉट बाहर निकालो, अंदर क्या बचा है देखो, ये एम ई स्क्वायर रो पाई एन ई स्क्वायर सब कांस्टेंट है, उठाओ उसको मान लो के, है ना, उसको बोल दो के, अंदर क्या बचेगा 1/x³ डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ, R1 से R2। तो आसान भाषा में डेल्टा वी किसके प्रोपोर्शनल आ गया है, वी नॉट स्क्वायर के, और वी नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, तो डेल्टा वी कितना आ गया, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। ये पूरा प्रूफ था इसका, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं, आप चाहो तो उसका प्रूफ भी कर सकते हो, हमें प्रूफ से मतलब नहीं है, हमने डायरेक्टली क्या किया सिंपली यहाँ पर कि भैया आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, वी डी प्रोपोर्शनल है आई के, यहाँ से चिपका दिया, चिपका दिया, खत्म काम कहानी, है ना, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन के आंसर क्या बन गया, सिंपली ए सी और डी, कुछ नहीं किया अपन ने, सिंपली इसकी मैथमेटिक्स की है, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन आसानी से खटाखट